नमस्कार, प्रणाम, महादेव। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हेल्प की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार। और आज जिस महान फनकार के विषय में आपसे परिचर्चा करने वाला हूँ, उनका नाम है हीराबाई वडोदकर। जी हाँ, हीराबाई वडोदकर, जो कि अब्दुल करीम खान साहब की सुपुत्री रहीं और जिन्होंने इस कला के क्षेत्र में जो महिला कलाकारों की जो श्रेणी थी, उस श्रेणी में अग्रिम भूमिका निभाई और आप ये कह सकते हैं कि नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। खास करके जो वो महिला वर्ग की जो गायन विधा में जो लोग गईं। हीराबाई वडोदकर का जो जन्म होता है वो होता है आपके मीरज महाराष्ट्र में, और मीरज महाराष्ट्र में इनका जन्म 29 मई सन 1905 को होता है। 29 मई 1905 में ताराबाई और अब्दुल करीम खान, इन दोनों की पुत्री रहती हैं। जैसे कि हमने कहानी अब्दुल करीम खान के विषय में आप लोगों को बताई होगी कि अब्दुल करीम खान ने 2 विवाह किया हुआ था। उसमें से जो दूसरा विवाह था वो उन्होंने बड़ौदा नरेश जो थे उनके भाई की पुत्री ताराबाई थी, उनसे उन्होंने विवाह किया हुआ था। और इसी के कारण लोगों को देश निकाला भी दे दिया गया था। परिवार वाले तैयार नहीं थे उस चीज़ के लिए। खैर, वो तो उनकी जीवनी रही। 2 भाई और 3 बहनें, जैसे कि ताराबाई और अब्दुल करीम खान से 5 पुत्र पुत्रियाँ थे, जिसमें सुरेश भाई माने थे, कृष्णानंद जी थे, और उसके बाद 3 बहनें लोग थीं। तो हीराबाई वडोदकर जो थीं, परिवार ऐसा था कि सानिध्य इनको संगीत का मिलना था, माहौल मिलना था, वही होता है। और अपने चाचा से आप कह लीजिए, या फिर अब्दुल करीम खान साहब के चचेरे भाई थे अब्दुल वाहिद जी, और अब्दुल वाहिद जी के सानिध्य में इन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा को पूरी की। साथ में बड़े भाई सुरेश बाबू माने थे, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। पिता थे ही, समय समय पर पिताजी भी अपना आशीर्वाद दिया उन्होंने। और आगे चल कर के इन्होंने उस्ताद अहमद खां से भी संगीत की बहुत सारी बारीकियों को सीखा और चल पड़ा जीवन इनका संगीत के क्षेत्र में। एक समय काल आता है सन 1922 में इनके माता पिता की बीच तलाक हो जाता है, और जिससे कि इनके ऊपर एक बड़ा ही आघात पहुंचता है, क्योंकि 1922 में जब तलाक होता है तो उन्हें बहुत 16-17 साल इनकी एज रहती है। लेकिन परिस्थितियाँ जैसी जन्य हुई वैसे के उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी जीवन क्रिया को आगे बढ़ाया। और सन 1924 में इनका विवाह जो होता है वो मानिक चंद गांधी जी से हो जाता है, और उसके बाद ये पुणे चली जाती हैं। पुणे जाने के बाद इन्होंने संगीत की साधना को छोड़ा नहीं, लगी रहीं और साथ ही साथ प्रैक्टिस करती रहीं, कार्यक्रम से जुड़ी रहीं। हीराबाई वडोदकर जी को जो सबसे पहला अवसर अपने आप को प्रूव करने का या बड़े कंसर्ट में परफॉर्म करने का मिला, वो आपके केसरबाई केरकर के सानिध्य में प्राप्त हुआ। और वहाँ से जब लोगों ने उनको सुना तो उनको बड़ी सराहना मिली, बड़ा अप्रिसिएशन मिला। और यह संगीत के ये जो एक यात्रा इनकी चल रही थी, उस यात्रा में एक नया ताकत आप कह सकते हो प्राप्त हुआ और आगे की ओर बढ़ी। हीराबाई वडोदकर वो पहली कलाकार थी जिन्होंने आज़ादी के समय सन 1947 में लाल किले पर वंदे मातरम का गान किया हुआ था। हीराबाई वडोदकर के विषय में ये भी कहा जाता है कि ये पहली ऐसी कलाकार थी जिनको लोग टिकट लेकर के सुना करते थे। कंसर्ट, इनके जो कंसर्ट शब्द जो है वो इनके लिए परफेक्ट है कि टिकट लेने के बाद लोग इनको सुना करते थे। इनका इतना डिमांड था, पहली महिला कलाकार थी ये, और उस समय उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। अपने जीवन काल में बहुत सारे उतार चढ़ाव इन्होंने देखे और समय समय पर इन्हें बहुत सारे प्रोत्साहन भी मिले। उसमें से सन 1965 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 1970 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। और साथ साथ जब बड़े गुणी लोग इनको सुने तो उन लोगों ने स्वयं इन लोगों को एक एक उपाधियों
से नवाजा, जैसे कि शंकराचार्य ने इनको गान सरस्वती, शंकराचार्य जी ने इनको गान सरस्वती के नाम से संबोधित किया था। वहीं पे जो सरोजनी नायडू थी उन्होंने इनको गान कोकिला के नाम से संबोधित किया हुआ था। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार था, क्योंकि शंकराचार्य आप जानते ही हैं कि पीठाधीश्वर होते हैं, हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़ा पद होता है, और सरोजनी नायडू से आप आगे भी हैं। तो इन महान विभूतियों को भी इन्होंने प्रभावित किया, और साथ ही साथ जीवन आगे की ओर बढ़ता जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में संगीत को आगे बढ़ाने के लिए नूतन संगीत विद्यालय की स्थापना की, नूतन संगीत विद्यालय की, जहाँ पे इन्होंने शिक्षा का कार्य किया, नई पीढ़ियों को सिखाने का कार्य किया। साथ ही साथ इन्होंने स्वर्ण मंदिर, प्रतिभा, कई फिल्मों में भी काम किया, और एक संगीत को समर्पित करते हुए एक जीवन जो है इन्होंने बड़े ही सुचारू रूप से आगे की ओर उन्होंने बढ़ाया। और अंत में 20 नवंबर सन 1989 को ये इस धराधाम को छोड़कर चली जाती हैं, किंतु अपने उस छोटे से समय काल में उन्होंने जो कुछ भी दिया संगीत प्रेमियों के लिए, वो आज भी हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए एक थाती है। और उनको श्रवण करके, उनको जान करके, उनके विचारों को समझ करके हम अभिभूत होते रहते हैं और कुछ न कुछ नया पाते रहते हैं। तो आज के एपिसोड में इसी कहानी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करना चाहूँगा। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बहुत जल्द अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए महादेव।